Hello everyone, welcome to FOC classes. This lecture is for class 12 Information Technology IT code 802 चैप्टर 2 ऑपरेटिंग वेब बेस्ड एप्लीकेशन। सो लास्ट संडे हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था जहां पर हमने फर्स्ट 4 टॉपिक्स को डिस्कस किया और आज हम रिमेनिंग 2 टॉपिक्स एंड उससे रिलेटेड केस स्टडीज को डिस्कस करेंगे और साथ ही आपके लिए लास्ट में होमवर्क क्वेश्चंस भी हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करना है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द क्लास। To boost your board exam preparation, you can refer to all-in-one book which has detailed notes and chapter-wise question answers of all the chapters in the syllabus. It has solved PYQ means previous year question papers and solved sample papers. So you can refer to this book. The link is given in the description. So these 4 topics were covered in the last session and आज के session में हम ये remaining topics discuss करेंगे. So let us start with the 5th topic. ऑनलाइन एजुकेशन। सो कोई भी ऑनलाइन एजुकेशनल रिसोर्स मीन्स जो हमें इंटरनेट के थ्रू डिलीवर की जाती है उसे हम कहते हैं ऑनलाइन एजुकेशन। सो इसे ही हम ऑनलाइन लर्निंग कहते हैं। मीन्स हम ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू लर्न कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं। सो यहाँ पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है रिलेटेड टू लोकेशन, टाइम, पेस। ये सभी अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस टाइम मैं एक अलग लोकेशन पर हूं और आप एक अलग लोकेशन पर हैं, बट फिर भी आप ये क्लास देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। देन यहाँ पर आप अपने कन्वीनियंट लोकेशन, कन्वीनियंट टाइम मीन्स हो सकता है कि अभी आपके पास ये टाइम नहीं है कि आप क्लास देख पाएं, आपको कोई और लेक्चर अटेंड करना है। सो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, इसे बाद में देख सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी आपको प्रोवाइडेड है। सो आप इसे किसी भी टाइम देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार ये क्लास पूरी हो चुकी है तो फिर उसके बाद आप दोबारा अटेंड नहीं कर पाएंगे, मिस हो जाएगी। ऐसा नहीं है, वो आपके लिए अवेलेबल रहेगी, आप उसे बाद में देख सकते हैं एंड आप इसे अपने पेस पर लर्न कर सकते हैं। मीन्स जब कोई स्टूडेंट वीडियो देखता है तो हो सकता है कि उसे लग रहा है कि टीचर बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं, तो वो स्पीड को स्लो कर सकता है, ऑप्शन होता है। एंड सिमिलरली अगर किसी को लगता है कि बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं तो वो उसको फास्ट कर लेते हैं। सो इस तरह से हम अपने पेस पर लर्न कर सकते हैं। और जैसे मान लेते हैं कि हम पूरे आईटी कोर्स की बात कर रहे हैं, तो आपने आईटी प्लेलिस्ट को ओपन किया है, आपने उसमें देखा कि काफी सारे वीडियोस हैं। तो अब मुझे एक दिन में कितने वीडियोस कंप्लीट करने हैं ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वहां पर मुझे वो रिसोर्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। तो मुझे किस पेस पर लर्न करना है वो मेरी चॉइस है। ओके, देन कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आपकी एज, कास्ट, जेंडर, बैकग्राउंड, किसी भी बेसिस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ ऑनलाइन लर्निंग के लिए आपको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है और फिर आप किसी भी तरह के कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको सीखना है कोई भी वेब डेवलपमेंट कोर्स, तो उसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं, नो मैटर आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हैं। सो इस तरह से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। देन जो ट्यूटोरियल्स आप ऑनलाइन देखते हैं उसमें ऑडियो एंड वीडियो इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे यहाँ पर इस टाइम पर आप मेरी ऑडियो भी सुन रहे हैं और आपको सामने वीडियो भी दिखाई दे रही है। सो इसमें आपको दोनों ही चीजें मिल रही हैं। बट अगर हम ट्रेडिशनल टीचिंग को देखें तो वहां पर कभी कभी ग्राफिक्स नहीं होते हैं एंड सिंपली जब ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखा जाता है तो वो शायद इतना अट्रैक्टिव और इतना एंजॉयबल नहीं होता है जितना एक ऑनलाइन लेक्चर होता है। देन मोस्टली जो ट्यूटोरियल्स एंड टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं ये सभी टॉपिक्स के लिए अवेलेबल होते हैं एंड जितने भी क्लास लेवल जो भी सब्जेक्ट्स हैं हर टॉपिक के लिए अवेलेबल होंगे और इवन रीजनल लैंग्वेजेस में भी कभी कभी अवेलेबल होते हैं। एंड जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, सो मोस्टली रीजनल लैंग्वेजेस में भी आपको ये सभी ऑनलाइन रिसोर्सेज प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं क्या बेनिफिट्स हैं ऑनलाइन एजुकेशन के। सो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से मल्टीपल टाइम्स पीवाईक्यू पूछा गया है। ओके, देन बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन। सो यहाँ पर मैंने दोनों को कंपेयर किया है। देखिए अभी जो मैंने आपको बेनिफिट्स बताए हैं आपको उसी तरह से बेनिफिट्स लिखने होंगे, बिकॉज अगर आपसे लॉन्ग फॉर्मेट क्वेश्चन पूछा जाता है, लाइक क्वेश्चन है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन लर्निंग, इस तरह से क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स का है, तो वहां पर आप इस तरह से छोटे छोटे पॉइंट्स नहीं लिखेंगे। ठीक है, वहां पर आपको पूरा इलेबोरेट करना होगा। ठीक है, बस यहाँ पर मैंने कंपेयर करने के लिए दोनों एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता दिए हैं। ठीक है, तो एडवांटेज
तो अभी हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेजेस। मींस हर एक कॉइन के टू एस्पेक्ट्स होते हैं, राइट? तो जिस तरह से उसके बेनिफिट हैं, उसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। क्या लिमिटेशंस हैं? तो सबसे पहला, इंटरनेट डिपेंडेंसी। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है या फिर किसी दिन इंटरनेट नहीं आ रहा है, तो उस केस में आप क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे। देन रिक्वायर सेल्फ डिसिप्लिन। अब जैसे ये क्लास है, अब यहाँ पर क्योंकि आपकी कोई प्रेजेंट एब्सेंट मार्क नहीं हो रही है, कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपको 75% अटेंडेंस देना कंपलसरी है, तो आपका मन होगा तो आप अटेंड करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। मतलब यहाँ पर आपके सेल्फ डिसिप्लिन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होंगे तो यहाँ पर आप अपनी क्लास को मिस करेंगे, आप अपने लेक्चर्स को कंप्लीट नहीं करेंगे, अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे, ठीक है? देन टाइप्स ऑफ ट्यूटोरियल्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से मिनिमम एक क्वेश्चन जरूर आता है, एंड अगर लॉन्ग क्वेश्चन बनता है तो उसमें आपसे डायरेक्टली टाइप्स पूछे जाएंगे, फिर आपको सभी को एक्सप्लेन करना होगा। अदरवाइज एमसीक्यू या 1 मार्क क्वेश्चन बन सकता है, जहां पर आपको आइडेंटिफाई करना होगा या डिफाइन करना होगा। तो सबसे पहले आता है वीडियो और स्लाइड ट्यूटोरियल। मीन्स जहां पर जो लेक्चर है उसमें आपको वीडियो या स्लाइड्स की फॉर्म में एक्सप्लेन किया जाता है। जैसे इस टाइम जो आप लेक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको स्लाइड्स के थ्रू एक्सप्लेन कर रही हूँ, एंड कोई ग्राफिक होगा, कोई इमेज होगी, कोई वीडियो होगी, इस तरह से आपको एक्सप्लेन किया जाता है। सो ये होते हैं वीडियो और स्लाइड ट्यूटोरियल। देन जब भी आपको ये ट्यूटोरियल्स देखने हैं, आप साइट पर जा सकते हैं एंड ये देख सकते हैं। देन इंटरैक्टिव ट्यूटोरियल, इसका क्या मतलब है? यहाँ पर आप इंटरेक्शन कर सकते हैं। मीन्स आपको जो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए जाएंगे उसके अकॉर्डिंग आप उन सभी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते जाएंगे, एक्शन परफॉर्म करेंगे, एंड फिर आपको फीडबैक मिलेगा। जैसे मान लेते हैं आपने कोई फॉर्म फिल किया है, या फिर कोई भी पर्टिकुलर ऐसा ट्यूटोरियल है जहां पर आप इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग प्रोसीड कर रहे हैं। मींस जब आप कोई लेक्चर देख रहे हैं तो आपने सिंपली उसको क्लिक किया, आप उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बस इतना ही करना है। बट जब हम बात करते हैं इंटरैक्टिव ट्यूटोरियल की, तो यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए आगे बढ़ना होगा, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट है वेबिनार्स। वेबिनार्स मींस रियल टाइम लेक्चर्स, जो लाइव लेक्चर्स होते हैं। आप वो यूट्यूब पर लाइव अटेंड कर रहे हैं या फिर किसी एप्लीकेशन पर लाइव लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, गूगल मीट, जूम, कहीं भी अगर आप रियल टाइम मींस लाइव लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, जिसमें आप सेम टाइम पर इंस्ट्रक्टर के साथ कनेक्टेड हैं, आप वहां पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरीज का आंसर आपको मिलेगा लाइव, तो वो होते हैं वेबिनार्स। ओके, now proceeding to the next topic, online educational sites, very important topic। again यहाँ से भी एक क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक है? अब ये जो एग्जाम्पल है स्वयं, ये मैंने यहाँ पर एडिशनल दिया है। मींस ये आपकी बुक में प्रोवाइडेड नहीं है, बट इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, बिकॉज ये इंडियन गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, ठीक है? सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसे हम कहते हैं स्वयं पोर्टल। इसकी फुल फॉर्म भी यहाँ पर मेंशन है आपके अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज के लिए। सो यहाँ पर हमें फ्री ऑनलाइन कोर्सेज मिलते हैं। मींस किसी भी फील्ड में, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट फील्ड्स आपको गिवन है, एंड यहाँ पर दिखाया भी जा रहा है कितने सारे कोर्सेज हैं, एनरोलमेंट्स हैं, सर्टिफिकेशंस हैं। मींस यहाँ पर आपको फ्री ऑनलाइन एजुकेशन मिल रही है, एंड वो भी डिफरेंट फील्ड्स में। ऐसा नहीं है कि लिमिटेड है, किसी भी फील्ड में आप यहाँ पर फ्री ऑनलाइन कोर्स अटेंड कर सकते हैं। और जब आप उसको अटेंड कर लेते हैं और फिर आप सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको टेस्ट देना होगा, और कुछ में फीस भी होती है, तो वो आपको पे करनी होगी, और फिर आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है जब आप टेस्ट पास कर देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हर एक लेवल के, हर एक फील्ड के कोर्सेज आपको मिल जाते हैं, ठीक है? ये मैंने आपकी नॉलेज के लिए बताया है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? ये बुक में गिवन नहीं है, बट मान लेते हैं कि आपसे पूछा जाता है गिव एन एग्जांपल ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल साइट, तो उस केस में आप ये मेंशन कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? देन नेक्स्ट एग्जाम्पल एनसीईआरटी पोर्टल। आप सभी अच्छे से जानते होंगे इस पोर्टल के बारे में, बिकॉज क्लास 12 में सीबीएसई बोर्ड यही कहता है कि आपको एनसीईआरटी बुक्स को ही प्रेफर करना है, राइट? सो यहाँ पर एनसीईआरटी पोर्टल पर आपको सभी बुक पीडीएफ मिलती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पोर्टल है, एंड यहाँ पर पीडीएफ 1 to 12 सो ये दिखा रहा है, तो हम यहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, एंड इसके अलावा और भी काफी सारे रिसोर्सेज हमें यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट खान अकेडमी। सो यहाँ पर
अब हम जितने एग्जाम्पल्स आगे डिस्कस करने वाले हैं, इंक्लूडिंग एनसीईआरटी एंड आगे जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे, ये सभी एग्जाम्पल्स आपको बुक में गिवन है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ से डायरेक्टली फिल इन द ब्लैंक या एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कि क्वेश्चन बन जाएगा, डैश इज एन एजुकेशनल वेबसाइट क्रिएटेड इन 2006 बाय एजुकेटर। इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा, तो फिर उस केस में आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं ये सभी एग्जाम्पल्स आपको करा रही हूँ। एंड ऐसे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हैं। ओके, सो खान एकेडमी पर आपको डिफरेंट सब्जेक्ट एंड डिफरेंट क्लासेस के लिए यहाँ पर कंटेंट मिलता है। ओके, देन नेक्स्ट एग्जाम्पल इज udacity.org। सो ये वेबसाइट टेक्निकल स्किल्स के लिए कोर्सेज प्रोवाइड करती है एंड वेरीफाइड सर्टिफिकेट्स, उसके लिए फीस होगी, एंड जब आप इसका टेस्ट पास कर देंगे तो आपको वेरीफाइड सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं। देन नेक्स्ट इज w3schools.com। ये वेबसाइट आपने कभी ना कभी यूज की होगी या फिर आगे आप यूज करेंगे, अगर आप कोडिंग से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ सर्च करना है, तो जनरली ये सभी वेबसाइट्स बहुत हेल्पफुल होती हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल्स एंड इन्फॉर्मेशन काफी एक्यूरेटली आपको मिल जाती है। तो जितनी भी वेब डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज हैं, उससे रिलेटेड फ्री ट्यूटोरियल्स आपको यहाँ पर गिवन होते हैं। देन नेक्स्ट coursera.org। सो दिस इज द coursera वेबसाइट। यहाँ पर आपको डिफरेंट रोल्स के लिए, कैटेगरीज के लिए कोर्सेज प्रोवाइडेड हैं, एंड यहाँ पर आप प्रोफेशनल सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं, ऑनलाइन डिग्री भी ले सकते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। देन edx.org, दिस इज द वेबसाइट। यहाँ पर अगेन कुछ फ्री ऑनलाइन कोर्सेज हैं एंड कुछ पेड हैं। सो यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स अटेंड करना चाहते हैं। जनरली जब आपको एक वेरीफाइड सर्टिफिकेट चाहिए जो आप कहीं पर यूज कर सकते हैं, जो एक्चुअली आपके सीवी में वैल्यू ऐड करता है, तो उस केस में आप जनरली वेरीफाइड सर्टिफिकेट्स को यूज करते हैं, जिसके लिए फीस होती है, ठीक है। और यहाँ पर फ्री कोर्सेज भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेड कोर्सेज है, फ्री कोर्सेज भी होते हैं, ठीक है। देन gcflearnfree.org। सो ये एब्सोल्युटली फ्री कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, टेक्नोलॉजी, लिटरेसी एंड मैथ स्किल्स के लिए 750 डिफरेंट लेसन्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। सो ये ऑनलाइन एजुकेशन में वर्ल्ड वाइड लीडर माना जाता है। सो इस तरह से यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट्स मैंने लिखे हैं, ये स्पेसिफिकली इसलिए लिखे गए हैं ताकि आपको ध्यान रहे कि कहाँ पर कौन सा कीवर्ड यूज किया गया है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आपके एग्जाम में यही डेफिनेशन आ जाती है, it has 750 different lessons provided absolutely free. It is a worldwide leader in online education. तो आपको उसका नेम बताना है, तो वहां पर आपको को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। बिकॉज अगर कोई भी ऐसा स्पेसिफिक स्टेटमेंट आ रहा है तो वो आपके टेक्स्ट बुक में से ही आएगा, ठीक है। और वो सभी एग्जाम्पल्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं, ठीक है। तो इनके जो भी स्टेटमेंट्स मैंने यहाँ पर बताए हैं, इनको अच्छे से एक बार रीड कर लेंगे, ठीक है। तो वही आपको लिखना है, ओके। देन ऑनलाइन टेस्ट। सो आप ऑनलाइन टेस्ट भी देते हैं, जिसमें आप ऑनलाइन एवेल्युएशन देख सकते हैं कि आपने कैसा परफॉर्म किया। तो इसके लिए यहाँ पर मेनली 2 एग्जांपल्स हमें करने हैं। britishstudy.com। सो ये ऑनलाइन इंग्लिश ग्रामर टेस्ट के लिए फ्री प्रोवाइड करते हैं। देन पियर्सन, ये स्पेसिफिकली लॉ स्कूल्स यूज करते हैं इंडिया में, एंड ये डिजाइन करा है यूएसए बेस्ड लॉ स्कूल एडमिशन काउंसिल ने, ठीक है। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ द डे, ऑनलाइन एजुकेशन। हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, एंड अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर मूव कर रहे हैं, दैट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, वेब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। सो यहाँ पर हम ये 4 टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, ओके। तो सबसे पहले क्या है प्रोजेक्ट, कोई भी ऐसा टास्क जिसकी हेल्प से आप कोई यूनिक प्रोडक्ट, सर्विस या रिजल्ट क्रिएट करते हैं, उसे हम कहते हैं प्रोजेक्ट। जैसे आपको स्कूल में प्रोजेक्ट मिलता है, वैसे ही यहाँ पर जो हम प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं वो स्पेसिफिकली रिलेटेड है वेब बेस्ड एप्लीकेशन से रिलेटेड, ठीक है। सो अगर हम वेब बेस्ड एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे हैं, तो वहां पर वो जो हमें वेब बेस्ड एप्लीकेशन मिल रही है वही हमारा रिजल्ट है, ठीक है। तो उसको बनाने के लिए जो हम टास्क कर रहे हैं उसको हम कह रहे हैं प्रोजेक्ट, ठीक है। सो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्ट क्या है। सबसे पहला, प्रोजेक्ट का एक स्पेसिफिक बिगनिंग और एंड होता है, मतलब हमें पता है कि इस प्रोजेक्ट के एक्सटेंट क्या है, बाउंड्रीज क्या है, हमें ये प्रोजेक्ट क्यों बनाना है, उसके बाउंड्रीज डिफाइंड होते हैं।
अगर आपको एक ऑनलाइन एजुकेशनल वेब एप्लीकेशन बनानी है, तो ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पर एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कोई फीचर इंट्रोड्यूस करेंगे, नहीं, क्योंकि वो एजुकेशन का पार्ट नहीं है, वो बाउंड्री के बाहर है, ठीक है? तो बाउंड्री क्या है कि आपको एजुकेशनल फैसिलिटीज यहाँ पर प्रोवाइड करनी है, एजुकेशनल कोर्सेज, बुक, स्टडी मटेरियल, इस तरह से, ठीक है? तो वो एक्सटेंड डिफाइन कर दी गई हैं, बाउंड्रीज डिफाइन कर दी गई हैं, ठीक है? देन प्रोजेक्ट में हमें फाइनाइट रिसोर्सेज चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं है कि आपको अनलिमिटेड रिसोर्सेज मिलते रहेंगे और आप उस प्रोजेक्ट पर काम करते जाएं, ऐसे तो वो कभी फिनिश नहीं हो पाएगा। इसलिए जरूरी है कि हम यहाँ पर फाइनाइट रिसोर्सेज का यूज करें। फाइनाइट मीन्स लिमिटेड। देन हर एक प्रोजेक्ट का स्पेसिफिक टाइम फ्रेम होता है। टाइम फ्रेम का मतलब है कि आपको बताया जाएगा कि ये स्टार्टिंग डेट है एंड ये एंड डेट है, इसी के बीच आपको ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। देन प्रोजेक्ट को तभी कंप्लीट माना जाएगा जब आप एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लेंगे। अगर आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाए तो वो कंप्लीट कैसे होगा? नहीं हो पाएगा ना। तो इसलिए जरूरी है कि आप एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर ले, तभी उसे कंप्लीट माना जाएगा। अंडरस्टूड? देन नेक्स्ट टॉपिक, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट क्या है ये हमने समझ लिया है। तो जब हम प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे हैं वही है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो अब हम इसको डिफाइन कर देते हैं। बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो हमने ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए हैं प्रोजेक्ट के लिए, हम उसको अचीव करते हैं। कैसे अचीव करते हैं? जो टाइम फ्रेम गिवन है उसमें हम लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ एंड गिवन सेट ऑफ एक्टिविटीज के साथ अपने एंड रिजल्ट को अचीव करने की कोशिश करते हैं, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सिंपल टर्म्स में याद रखना है, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ठीक है? तो जब हम ये ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करते हैं वहीं पर हम सोच लेते हैं कि हमें यहाँ पर कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी होंगी और कितने टाइम में करनी होंगी। तो जब हम इन सभी को एक प्रोसेस की तरह देख रहे हैं वही है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है? यहाँ पर हम अपने नॉलेज, स्किल्स, टूल्स, टेक्निक सभी की एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है? ताकि हम अपने प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाए, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक, फेजेस इन अ वेब एप्लीकेशन प्रोजेक्ट। जब हमें वेब एप्लीकेशन प्रोजेक्ट पर काम करना है, इसके लिए हम 4 फेजेस में इस पूरे प्रोसेस को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है? इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, अगर आपका एग्जाम आ रहा है उसके लिए आपको प्रिपेयर करना है तो इसके 2 फेजेस होंगे जनरली। एक में आप अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे एंड देन सेकेंड फेज में आप टेस्ट करेंगे, रिवीजन करेंगे, ठीक है? तो इस तरह से ये 2 फेजेस आप अपने जनरली एग्जाम प्रिपरेशन में अप्लाई करते हैं। वैसे ही जब आपको वेब एप्लीकेशन प्रोजेक्ट पर काम करना है तो इसके लिए हमने 4 मेन फेजेस में इस प्रोसेस को डिवाइड किया है, ठीक है? तो ये है 4 मेन फेजेस। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जब भी आपसे कहा जाए व्हाट आर द फेजेस इन अ वेब एप्लीकेशन प्रोजेक्ट, या फिर स्पेसिफिकली कहा जाए व्हाट आर द 4 फेजेस, ठीक है? तो इस तरह से जब भी कहा जाए तो आप यही 4 फेज बताएंगे, ओके? बट आपको ध्यान रखना है कि एक एडिशनल फेज भी होता है, और वो कौन सा फेज होता है? वो होता है प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग फेज। अब इसे हमने एडिशनल क्यों कहा है? बिकॉज ये थ्रू आउट रहेगा। मीन्स जब हम प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर रहे हैं तभी से हमारी प्लानिंग शुरू हो जाती है, और हम थ्रू आउट मॉनिटर करते रहते हैं कि जो प्लानिंग हमने की थी क्या ये प्रोजेक्ट उसी के अकॉर्डिंग जा रहा है। तो इसलिए ये थ्रू आउट चलता रहता है। प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग फेज शुरू से लेकर आखिर तक चलता रहेगा, ठीक है? तो इसलिए हमने इसे एडिशनली रखा है, ठीक है? तो जब भी आपसे सिर्फ फेजेस पूछे जाएं या फिर 4 फेजेस पूछे जाएं तो तब आप यही 4 मेन फेजेस बताएंगे। अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि आपको एडिशनल फेज के बारे में बताना है, या फिर इस तरह से कह दिया जाए फिफ्थ फेज के बारे में बताना है, सिर्फ तभी आप इसके बारे में बताएंगे, ठीक है? यहाँ पर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग फेज में हमें रिक्वायरमेंट होगी प्रोजेक्ट प्लान की। मींस हम एक प्लान बनाएंगे जिसमें हम वो सारी एक्टिविटीज की लिस्ट बना लेंगे जो हमें प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के टाइम पर ध्यान रखनी है, ठीक है? इसके लिए हमें एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर हमें क्या क्या चीजें चाहिए एंड इसकी कितनी ड्यूरेशन होगी, कितनी कॉस्ट होगी, इसका शेड्यूल क्या रहेगा, कौन कौन सी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, इस तरह से जो भी चीजें हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड हैं, जो एक्टिविटीज रिक्वायर्ड हैं, उन सभी की लिस्ट हम यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है? तो इसी को हम कहते हैं प्रोजेक्ट प्लान। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग फेज, या फिर व्हाट इज प्रोजेक्ट प्लान, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है? फर्स्ट फेज
रिक्वायरमेंट डेफिनेशन फेज। बिफोर स्टार्टिंग आपको याद रखना है जो फेज 4 फेज मैंने आपको बताए हैं, ये 4 फेज आपको इसी ऑर्डर में याद रखने होंगे। ठीक है, आप ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ पर इसी ऑर्डर में हम वेब एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट डेफिनेशन फेज में प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। मींस हमें ये समझना है कि वेब एप्लीकेशन बना क्यों रहे हैं। देन इसका स्कोप आइडेंटिफाई करेंगे। स्कोप का क्या मतलब होता है हम यहाँ पर समझेंगे। उससे पहले हमें इस फेज में कौन कौन से इशू एड्रेस करने हैं। सबसे पहला है फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी का मतलब होता है क्या ये प्रोजेक्ट फिजिबल है, क्या हम इसे कर सकते हैं। तो ये कैसे चेक करना है, तो सबसे पहले देखेंगे कि ये टेक्निकली फिजिबल है, क्या इसे करना पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल जब आप वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर ऐसी कोई डिवाइस है ही नहीं तो आप कैसे बनाएंगे, तो वो टेक्निकली फिजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से पहले टेक्निकल फिजिबिलिटी चेक करेंगे। फिर इकोनॉमिकली फिजिबल है या नहीं। मींस आपने ये बना तो दी वेब एप्लीकेशन बट फिर इससे प्रॉफिट ही नहीं आ रहा है, तो फिर तो वो आपके लिए कोई फायदे की नहीं है। तो इसलिए आपको चेक करना है कि वो प्रॉफिटेबल भी होनी चाहिए। अगर इन दोनों का आंसर आपको यस मिलता है तब आप प्रोसीड करेंगे क्योंकि वो फिजिबल है। बट अगर वो फिजिबल नहीं है तो आप आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। ठीक है, तो फिजिबिलिटी चेक करने के बाद आपको देखना है स्कोप। अब स्कोप क्या बताता है, स्कोप बताता है कि ये एप्लीकेशन क्या क्या करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये बताते हैं कि इस एप्लीकेशन के क्या क्या फीचर्स हैं। हर एक फीचर की क्लियर डिस्क्रिप्शन के साथ लिस्ट बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बना रहे हैं एक एजुकेशनल वेबसाइट तो वहां पर एक स्टूडेंट के लिए इंटरफेस होगा जहां पर उसके लिए स्टडी के लिए ऑप्शन है। देन अगर उसको कोई बैच परचेज करना है उसके लिए ऑप्शन है। देन बुक्स परचेज करनी है उसके लिए ऑप्शन है। अगर उसको स्टडी मटेरियल देखना है, नोट्स देखने हैं, उसके लिए ऑप्शन है। देन उसे अपने कुछ क्वेश्चंस पोस्ट करने हैं, क्वेरी पोस्ट करनी है। तो इस तरह से जो भी उसके फीचर्स हैं वो हम वहां पर क्लियरली मेंशन करते हैं। ठीक है, देन एस्टैब्लिश द गोल्स दैट द सॉल्यूशन मस्ट अचीव। मतलब जब हम वेब एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं तो जैसे मान लेते हैं कि मैंने ये क्वेश्चन आंसर क्वेरी वाला एक पर्टिकुलर पेज बना दिया है। ठीक है, अब स्टूडेंट वहां पर चला तो गया, उसने अपना क्वेश्चन भी लिख दिया। उसके बाद क्या करना है वो हमने नहीं बताया ना, वो तो हमने फीचर बता दिया कि वहां पर वो क्वेश्चन पूछ सकता है। बट क्वेश्चन पूछकर उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद जो भी क्वेश्चन है वो हमारे पास रिसीव होगा, हमारे एंड से उसको आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस तरह से हमें बताना है। ठीक है, देन रिकॉग्नाइजिंग द लिमिटेशंस दैट आर प्लेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट। मींस हमने शुरू में डिस्कस किया था प्रोजेक्ट के बाउंड्रीज होती हैं। ठीक है, तो बाउंड्रीज हमें डिफाइन करनी होंगी, हमें बताना होगा कि इसकी लिमिटेशन कहाँ तक है। ठीक है, हमें इन्हीं बाउंड्रीज के अंदर इस प्रोजेक्ट को बनाना है। ठीक है, देन कमिंग टू सेकेंड फेज। सेकेंड फेज है डिजाइन फेज। यहाँ पर क्लियरली हमें जो वर्ड है उससे ही पता चल रहा है कि हमें सिर्फ और सिर्फ डिजाइन पर फोकस करना है। मींस एप्लीकेशन कैसे डिजाइन की जाएगी सिर्फ इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिजाइन का ध्यान रखना है। एक्चुअली में वो डिजाइन हमें क्रिएट नहीं करना है, हमें सिर्फ डिजाइन को डिसाइड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैप ऑफ द वेब एप्लीकेशन साइट। मींस हमें यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर कौन कौन से पेजेस होंगे और उनके बीच में क्या स्ट्रक्चर होगा। जैसे आप कभी भी किसी वेबसाइट पर जाते हैं, मान लेते हैं आप Amazon वेबसाइट पर गए हैं, वहां पर आपने डिफरेंट टैब्स देखे जैसे क्लोथ्स, फूड, देन ग्रोसरी। इस तरह से आपने डिफरेंट ऑप्शंस देखे। ठीक है, तो सपोज करते हैं कि आपको क्लोथ्स परचेज करने हैं, तो जब आप क्लोथ्स पर क्लिक करते हैं तो वहां पर एक न्यू पेज ओपन हो जाता है जहां पर सिर्फ और सिर्फ क्लोथ्स ही होते हैं। वहां पर और किसी कैटेगरी का कोई प्रोडक्ट नहीं होता। तो वो क्यों हुआ, क्योंकि वहां पर डिफाइन था कि जब आप इस पर्टिकुलर बटन पर क्लिक कर रहे हैं तो आपको उस पेज पर ले जाया जाएगा जहां पर सिर्फ क्लोथ्स हैं। तो ये मैंने पहले ही ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर दिया है कि पेजेस के बीच में कैसे कनेक्शन है। ठीक है, कैसे हम दूसरे पेज तक पहुंचेंगे, कौन से पेज पर पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर डिसाइड करना होगा। ओके, देन डेटाबेस। यहाँ पर हम डेटाबेस का डिजाइन हम डिसाइड करते हैं। सबसे पहले हम ये बताएंगे कि कौन कौन सी टेबल्स होंगी जो हमें रिक्वायर्ड हैं। जैसे अगर कोई शॉपिंग एप्लीकेशन है तो उसमें कौन सी टेबल्स रिक्वायर्ड होंगी। सबसे पहले वहां पर हम बताएंगे कौन कौन सी कैटेगरी हैं प्रोडक्ट्स के लिए। देन
हर एक कैटेगरी में जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए टेबल्स होंगी। देन जब कोई भी यूजर अपना अकाउंट वहां पर क्रिएट करता है तो सभी यूजर्स के लिए वहां पर टेबल्स होंगी। देन जो ऑर्डर्स वहां पर प्लेस किए जा रहे हैं उनसे रिलेटेड टेबल्स होंगी। तो इस तरह से हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी टेबल्स होंगी, ठीक है। फिर हर एक टेबल का क्या स्ट्रक्चर होगा, जैसे अगर हम कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उससे रिलेटेड कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे ऑर्डर आईडी, देन आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी। तो इस तरह से जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें कैसे स्टोर करनी है, तो उसमें कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे, मीन्स कौन से कॉलम होंगे, उनका क्या डेटा टाइप होगा, साइज होगा, एंड टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप, ये सभी हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं, ठीक है। मैं फिर से बता रही हूँ, यहाँ पर हम सिर्फ डिसाइड कर रहे हैं डिजाइन, ठीक है। यहाँ पर हमें एक्चुअली टेबल्स नहीं बनानी, ठीक है। यहाँ पर आपको कोड नहीं लिखना है, यहाँ पर सिर्फ आपको वो डिजाइन डिसाइड करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज स्ट्रक्चर। सो यहाँ पर आपको पेज स्ट्रक्चर डिजाइन करना है, लाइक मेन सेक्शंस कौन कौन से होंगे, हेडर पर क्या होना चाहिए, मेन कंटेंट में क्या होना चाहिए, साइड बार में क्या होना चाहिए, इस तरह से आपको सभी चीजें आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। देन कमिंग टू द थर्ड फेज। अब थर्ड फेज है इम्प्लीमेंटेशन फेज। इम्प्लीमेंटेशन का क्या मतलब होता है कि जो भी आपने अभी तक सोचा है अब आप उसको एक्चुअली अप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पर आपको बैक एंड डेटाबेस बनाना होगा। इसके लिए आप डेटाबेस क्रिएट करेंगे, सीक्वल कोड लिखेंगे जिससे टेबल्स डिफाइन की जाएंगी। देन फ्रंट एंड के लिए हम डिसाइड करते हैं कि आपको जब एप्लीकेशन जब आप खोलते हैं तो उसमें आपको किस तरह का लेआउट सामने देखना है, मींस जो यूजर को इंटरफेस मिल रहा है वो किस तरह का होना चाहिए। जैसे आपने लॉगिन पर क्लिक किया तो वहां पर लॉगिन पेज ओपन हो जाना चाहिए। तो वो आपको वहां पर फ्रंट एंड में सब कुछ डिजाइन डेवलप करना होगा, ठीक है। देन डेटा कनेक्टिविटी मींस अब आपको दोनों को कनेक्ट करना है, बैक एंड एंड फ्रंट एंड को कनेक्ट करना होगा, ठीक है। तो ये तीन मेन स्टेप्स ध्यान रखेंगे, बैक एंड डेटाबेस, फ्रंट एंड, डेटा कनेक्टिविटी, ये तीनों कहां पर हैं, इम्प्लीमेंटेशन फेज में, अंडरस्टूड। देन कम्स द फोर्थ एंड द लास्ट फेज, टेस्टिंग फेज। यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन को टेस्ट करना है एंड यहाँ पर सैंपल सेट्स लेंगे डेटा के, मल्टीपल सेट्स होने चाहिए, मींस आपको मल्टीपल डेटा सेट्स के साथ पूरी एप्लीकेशन को टेस्ट करना है। हर एक पेज, हर एक फीचर को टेस्ट करेंगे, जितने भी एप्लीकेशन बग्स हैं, एरर्स हैं, उन सभी को फिक्स करना है, कोड करेक्ट करना है एंड मॉडिफाइड कोड को दोबारा वैलिडेट करें, मींस दोबारा से टेस्ट करें। एंड जब फाइनल वैलिडेशन हो जाएगा, मींस जब आपने पूरा टेस्ट कर लिया है, कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तब वो एप्लीकेशन रेडी है रिलीज के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर हमने 4 मेन फेजेस डिस्कस किए, ठीक है। अब अब तक हमने थ्योरी पढ़ी थी रिलेटेड टू वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, उसके 4 फेजेस, एंड अब हमें उसे अप्लाई करना है, उसका एप्लीकेशन देखना है। तो उसके लिए हम ये केस स्टडी डिस्कस कर रहे हैं, ऑनलाइन बिल कैलकुलेटर। सो जब आपको अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलता है, अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, सैम्पल पेपर में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है केस स्टडी से, बट अगर आ जाता है तो हमें कैसे अटेम्प्ट करना है वो समझ रहे हैं, ठीक है। बहुत इजी है, जो अभी हमने थियोरिटिकल पार्ट किया है बस उसका ये एप्लीकेशन पार्ट है, ठीक है। सो यहाँ पर सपोज करते हैं इस तरह का क्वेश्चन हमें गिवन है, द प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग एंड रिपोर्टिंग इज नीड ऑफ द आर, the interface should be interactive and easy to use to provide user with the facility to calculate the bill online. A web-based online bill calculator is to be created. तो हमें यहाँ पर बताया गया है कि हमें एक web-based online bill calculator बनाना है और इसका इंटरफेस easy to use होना चाहिए, interactive होना चाहिए, properly यूजर उसको समझ पाए, यूज कर पाए, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें जो 4 मेन फेजेस थे उन्हें अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो 4 मेन फेजेस कौन से थे, रिक्वायरमेंट डेफिनेशन फेज, डिजाइन फेज, इम्प्लीमेंटेशन फेज एंड टेस्टिंग फेज, ठीक है। तो अब हम इन्हें एक एक करके अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो एग्जाम में जब आंसर लिखेंगे तो इसी तरह से आंसर लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन से ही स्टेटमेंट ले सकते हैं और फिर ये 4 फेजेस बताएंगे और फिर अब एक एक करके हर एक को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है।
अब रिकॉल करिए, हमने रिक्वायरमेंट्स डेफिनेशन फेज में क्या पढ़ा था। हमें सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है, मींस हम ये वेब एप्लीकेशन बना क्यों रहे हैं। देन फिजिबिलिटी, क्या ये प्रोजेक्ट बनाना पॉसिबल है, टेक्निकली इकोनॉमिकली फिजिबल है, अगर है तभी आगे प्रोसीड करेंगे। देन स्कोप, मींस ये एप्लीकेशन एग्जैक्टली क्या करने वाला है, इसके क्या फीचर्स हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हमें रिक्वायरमेंट्स डेफिनेशन फेज में बतानी है। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखेंगे। हो सकता है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन में गिवन हो, बट अगर नहीं गिवन है तो आपको खुद से बनानी होगी। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आप ये बताते हैं कि ये एप्लीकेशन क्या क्या करने वाला है। ठीक है, हम ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन बना क्यों रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर ऑनलाइन बिल कैलकुलेटर है जो बिल कैलकुलेट करता है हर एक यूजर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हर एक यूजर अपने बिल की डिटेल्स एंटर कर सकता है। जो फर्स्ट टाइम यूजर है उसको रजिस्टर करना होगा ताकि उसे लॉगिन एंड पासवर्ड मिल पाए, एंड जब वो लॉगिन कर लेता है उसके बाद वो अपने बिल्स की डिटेल एंटर कर सकता है और फिर वहां पर बिल जनरेट हो जाएगा। एंड जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो किसी भी यूजर अकाउंट को ऐड, एडिट और डिलीट कर सकता है। ठीक है, अब सबसे पहले हमें चेक करनी है फिजिबिलिटी, जिसमें हम दोनों एस्पेक्ट चेक करेंगे, टेक्निकली एंड इकोनॉमिकली। सो टेक्निकली इसे कर पाना पॉसिबल है, यस। इकोनॉमिकली क्या ये प्रॉफिटेबल है, यस। अगर ये प्रॉफिटेबल है मींस ये इकोनॉमिकली फिजिबल है, टेक्निकली भी फिजिबल है। इसके बाद हम कंक्लूड कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट फिजिबल है, तो हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, यही चीज हमने पढ़ी थी कि जब फिजिबल होता है तभी आगे प्रोसीड करते हैं, वरना प्रोसीड नहीं करते। ठीक है, इसके बाद हम बताते हैं स्कोप। स्कोप में हमें क्या बताना है कि इस एप्लीकेशन के क्या क्या फीचर्स हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यूजर रजिस्टर कर पाए, इसके बाद हमें यूजर को लॉगिन एंड पासवर्ड प्रोवाइड करना है। देन यूजर वहां पर इंफॉर्मेशन एंटर कर पाए, बिल इंफॉर्मेशन एंटर कर पाए, एंड उसको फिर जनरेटेड बिल डिस्प्ले किया जाएगा। एंड साथ ही जो लास्ट स्टेप हमने डिस्कस किया था, एडमिनिस्ट्रेटर ऐड, डिलीट या फिर एडिट कर सकता है यूजर को। ठीक है, देन नेक्स्ट इज डिजाइन फेज। अगेन रिकॉल करना है कि डिजाइन फेज में हमने क्या पढ़ा था। हम एप्लीकेशन को कैसे डिजाइन करेंगे, यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ डिजाइन की बात करनी है। तो सबसे पहले वेब एप्लीकेशन साइट का मैप डिसाइड करना है। देन डेटाबेस का क्या स्ट्रक्चर होगा, कौन सी टेबल्स होंगी। देन पेज स्ट्रक्चर डिसाइड करना है। ठीक है, देन यहाँ पर सबसे पहले हमें मैप डिसाइड करना होगा। यहाँ पर हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन से पेजेस होने चाहिए साइट पे। तो जैसे अगर हम शॉपिंग एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो शॉपिंग एप्लीकेशन जब आप ओपन करते हैं तो होम पेज ओपन होता है और वहां पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे क्लोथ्स, बुक्स, शूज, फूड, इस तरह से डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, तो अब ये कैसे डिसाइड किया जाएगा कि मुझे कहाँ पर क्लिक करने पर मुझे क्लोथ्स पेज पर रिडायरेक्ट करना है। तो वो चीज मुझे यहाँ पर डिसाइड करनी होगी डिजाइन फेज में। ठीक है, डिजाइन फेज में हम फ्रंट एंड इंटरफेस को पूरा प्रॉपर डिजाइन करेंगे कि यहाँ पर हमें एग्जैक्टली कहाँ पर क्या चाहिए। ठीक है, सो इसी डिजाइन स्ट्रक्चर पर बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन फेज को फॉलो किया जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर हमें जो डेटाबेस डिजाइन करना है, इसमें हम दो टेबल्स कंसिडर कर रहे हैं। सबसे पहली है यूजर इन्फो एंड देन नेक्स्ट इज बिल इन्फो। तो यूजर इन्फो में हम कौन सी इंफॉर्मेशन रखने वाले हैं रिलेटेड टू यूजर। जब यूजर रजिस्टर करता है तो उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है, यूजर नेम, पासवर्ड और उसकी पर्सनल डिटेल्स, वो सभी यहाँ पर स्टोर की जाएंगी। एंड आपको सिंपली इस फेज में इतना ही ध्यान रखना है, डिजाइन फेज के सेकेंड स्टेप डेटाबेस में यहाँ पर आपको टेबल की डिस्क्रिप्शन बतानी है। अब अगर आप चैप्टर 1 आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, दैट इज डेटाबेस कंसेप्ट, वहां पर मैंने आपको बताया था टेबल के डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है। यहाँ पर हम कॉलम नेम, डेटा टाइप एंड रिमार्क्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सिर्फ इतना ही प्रोवाइड करना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई कोड वगैरह नहीं लिखना है, यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन, डिजाइन की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ इस तरह से आपको टेबल का स्ट्रक्चर बताना है। ठीक है, सीरियल नंबर लिख देंगे, कितने कॉलम्स हैं ये देखने के लिए। देन हर एक कॉलम का नेम लिखेंगे, हर एक कॉलम का रिस्पेक्टिव डेटा टाइप लिखेंगे। एंड रिमार्क्स, रिमार्क्स हमें बताते हैं कि एग्जैक्टली ये कॉलम है किस लिए। जैसे फर्स्ट है यूजर नेम, तो ये बता रहा है नेम ऑफ यूजर फॉर लॉगिन पर्पस। तो हमने क्लैरिफाई कर दिया है कि ये यूजर नेम क्या है। ठीक है, एंड फिर अगर ये प्राइमरी की है तो वो भी आप यहीं पर लिख देंगे। ठीक है,
देन इसी तरह से बिल इन्फो, ये टेबल बनाई जाएगी, तो यहाँ पर बिल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो ये सभी यहाँ पर अगेन हम कॉलम, डेटा टाइप एंड देन रिमार्क्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। देन सी पार्ट, पेज स्ट्रक्चर, ये भी डिजाइन फेज का पार्ट है जहां पर हम पेज का स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कहाँ पर किस तरह का पेज हमें दिखने वाला है। जैसे अगर हम लॉगिन पेज की बात कर रहे हैं तो वहां पर हमें इस तरह से यूजर नेम, पासवर्ड, ये सभी फील्ड्स दिखाई देनी चाहिए, सबमिट, रीसेट, इस तरह के बटन्स हमें यहाँ पर गिवन होने चाहिए, ठीक है। देन जब हम बात कर रहे हैं बिल कैलकुलेट करने के लिए, तो यहाँ पर जनरेट बिल, सबमिट बिल, इस तरह के ऑप्शंस यहाँ पर गिवन होंगे, ठीक है। इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर अवेलेबल होगा। देन इंटरफेस टू ऐड अ यूजर, अगर हम एक न्यू यूजर को ऐड कर रहे हैं तो उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर मांग रहे हैं वो सभी हमें यहाँ पर इस तरह से डिस्प्ले करना है, ठीक है। इंटरफेस का मतलब है जो आप यूजर को शो करने वाले हैं। अगर आप एक यूजर हैं, आपने क्लिक किया है आई वांट टू रजिस्टर, तो वहां पर जब आप रजिस्टर कर रहे हैं, एक न्यू यूजर ऐड हो रहा है, तो उसको इस तरह से पहले एक फॉर्म मिलेगा जहां पर वो अपनी सारी इंफॉर्मेशन फिल करेगा, उसे सबमिट करेगा, तब जाकर वो रजिस्टर हो पाएगा, ठीक है। तो वो इंटरफेस है ये, ठीक है। देन इंटरफेस टू ऐड बिल इंफॉर्मेशन, सो बिल इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए इस तरह से इंटरफेस गिवन होगा, ठीक है। जो डिजाइन फेज में हमने डिजाइन डिसाइड किया है उसी के बेसिस पर अब इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। बैक एंड डेटाबेस, फ्रंट एंड क्रिएट करेंगे, दोनों के बीच में कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करेंगे, एंड देन फाइनली टेस्टिंग फेज के लिए हमें टेस्ट करना है कंप्लीट एप्लीकेशन को रैंडम डेटा सेट्स के साथ। हर एक फीचर, हर एक पेज, हर एक फंक्शनैलिटी को चेक करेंगे। किसी भी तरह के एरर्स हैं तो उन्हें प्रॉपर फिक्स करना है एंड देन अगेन वैलिडेट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये थे 4 मेन फेजेस, ठीक है। हमने ऑनलाइन बिल कैलकुलेटर के लिए सभी 4 फेजेस समझे हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इसी तरह से आपको हर एक फेज के लिए आंसर करना है, ठीक है। सो वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर 2। यहाँ पर मैंने आपको सभी टॉपिक्स एग्जाम्पल्स के साथ, केस स्टडी के साथ अच्छे से समझाए हैं। हमने यहाँ पर केस स्टडी ऑनलाइन बिल कैलकुलेटर को डिस्कस किया है। यहाँ पर बुक में 2 केस स्टडीज और गिवन है, ऑनलाइन क्विज एंड ऑनलाइन गेम। ये आपको खुद से पढ़ने हैं, ठीक है। जैसे मैंने ऑनलाइन बिल कैलकुलेटर एक्सप्लेन किया है, बिल्कुल वैसे ही ये दोनों भी वहां पर गिवन है, ठीक है। तो आपको इन्हें पढ़ना है। कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ओके। Now it's time for homework. So here are the homework question. These are 2026 previous year question. So ये सभी MCQ टाइप क्वेश्चंस हैं। ये टोटल 6 MCQ टाइप क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जो आज पार्ट 2 हमने कवर किया है, इसमें जितने टॉपिक्स थे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। पार्ट 1 में पार्ट 1 से रिलेटेड क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए थे लास्ट में, ठीक है। एंड यहाँ पर हमने पार्ट 2 के क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं, ओके। सो प्रोवाइड योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। So that was all for today. To boost your board exam preparation, you can refer to all-in-one book. इस book में detailed notes and chapter wise question answer हैं सभी chapters के लिए, employability skills as well as subject skills, and then 9 PYQ solved sample papers हैं, and then 7 solved sample papers हैं। यहाँ पर आप इस book से अपनी board exam preparation को boost कर सकते हैं and अच्छे से prepare कर सकते हैं। The link is given in the description. Bye everyone.